आज ये हमारे वुमेन्स डे स्पेशल जो हमने शुरू किया था उसकी लास्ट क्लास है और उसके समापन में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर हिंजल मैडम का। वेलकम मैडम। Thank you, sir. And good morning to all the doctors. First of all, I would like to pay my gratitude to Dr. Samuel Henneman. Then I would like to thank all the doctors and all the mentors जिनसे मैंने अपनी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में बहुत कुछ सीखा है, लाइक डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर. Recently I have joined Dr. Mahesh Chandra sir group and Mind Method के सारे ग्रुप्स HHF, HSH, MRSG, PHF जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है. एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर अशोक अवधिया सर जिन्होंने हमको इनकरेज किया, जिन्होंने हम पे ट्रस्ट किया और इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए, जहां पर ये वुमेन्स डे सिर्फ एक दिन के लिए नहीं, एक वीक के लिए नहीं, बल्कि पूरे मंथ के लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है. तो मैं वुमेन्स के लिए कुछ कहना चाहूंगी कि वैसे तो नारी का कोई एक स्पेशल डे नहीं होता है, वो तो हर दिन, हर पल, हर क्षण, हर लम्हा किसी न किसी रूप में अपना दायित्व निभाती रहती है. बट हम घोंसला बनाने में यूं मशगूल हो गए कि उड़ने को पर भी थे ये भी भूल गए. बट अशोक सर ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है तो हम अपनी प्रतिभा को समझे और उसको निखारने का प्रयास करें. ये जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है ना, ये मेरे लिए और भी स्पेशल है बिकॉज मेरी जो एल्डर डॉटर है ना, उसका बर्थ 8 मार्च को ही हुआ था. तो मेरे पापा ना बहुत सुंदर कविता लिखते हैं, तो मैं उनकी कविता की कुछ पंक्ति जरूर पढ़ना चाहूंगी कि बेटी अगर मुस्कुरा दे तो घर की रौनक बढ़ जाती है. बेटी अगर मुस्कुरा दे तो घर की रौनक बढ़ जाती है. विदा होने पर पराए घर की शान और शौकत बढ़ जाती है. बेटी का व्यवहार परिवार का दर्पण होता है और बदकिस्मत होता है वह बाप जिसके घर में बेटी का जन्म नहीं होता है. सो बीइंग अ मदर ऑफ 2 lovely daughters, आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल एंड इट्स ऑल अबाउट वुमेन्स डे. मेरी वॉइस क्लियर है? पापा की कविता के लिए क्लैपिंग. बहुत अच्छी कविता सर. हमारी बेटियां हमारा घर होती हैं. यस सर. सर ब्रेक नहीं हो रही है ना वॉइस मेरी? Okay, so before proceeding to case, I would like to share my short journey for Mind Method. कि 2020 जुलाई में मेरी एक जूनियर का मुझे कॉल आया और उसने कहा कि दीदी HHF का वेबिनार होने जा रहा है तो आप एक बार ज्वाइन करके देखो. तो मैंने कहा ठीक है, मैं 10 साल से प्रोडक्टिव प्रैक्टिस में हूँ. तो मैंने उसको ज्वाइन किया और नेक्स्ट डे मेरे ब्रदर का कॉल आया मुझे कि दीदी मम्मी को बहुत तेज फीवर है, 3-4 दिन से उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है और वीकनेस बहुत ज्यादा आ गई है. तो उस समय क्या कोरोना का जो फर्स्ट लेयर था उसका जो लॉकडाउन था वो लगभग खत्म हो रहा था, बट फिर भी केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे. सो उनको बोला कि आप टेस्ट करवा लो, डॉक्टर को दिखाने चले जाओ, बट वो नहीं जा रहे थे. तो मैंने कहा ला मुझसे बात करवा, मैं पूछूं. तो मैंने पूछा उनसे कि आप क्यों नहीं जा रहे हो डॉक्टर के पास? तो शी सेड कि नहीं, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी. अगर डॉक्टर के पास गई, उसने टेस्ट करवाया और टेस्ट में कुछ आ गया तो मैंने पूछा कुछ क्या आ जाएगा? तो बोले कुछ भी आ सकता है. मैंने पूछा कुछ तो भी? तो बोले नहीं, रिपोर्ट में कुछ भी आ गया गड़बड़ तो मैं नहीं टेस्ट करवाऊंगी. फिर मैंने उनको पूछा ठीक है, डॉक्टर को ऐसे ही दिखा के आ जाओ, मेडिसिन दे देगा वो. तो शी सेड कि नहीं, अगर मुझे एडमिट कर दिया तो मैंने कहा एडमिट हो जाना अगर जरूरत पड़े तो उन्होंने कहा नहीं, मैं एडमिट नहीं हो सकती, मुझे ना हॉस्पिटल के नाम से पता नहीं क्या होता है, वो देख एक ही हॉल में सभी लोगों को सुला देते हैं, वहीं कोरोना के पेशेंट्स हैं, वहीं पे नॉर्मल पेशेंट्स है, बेडशीट भी चेंज नहीं करते हैं, ना कोरोना हो ना तो और हो जाए. फिर उन्होंने मुझे कहा कि अभी जो सीजन चल रहा है ना, राखी का फेस्टिवल आने वाला था, तो मेरे ब्रदर की शॉप पे उन्होंने बोला कि अगर मैं गई, मैंने टेस्ट करवाया और अगर कुछ निकल के आया तो सबको क्वारंटाइन कर देंगे. तो मैंने कहा कि मैंने ये सारे वर्जन कल ही सुने हैं वेबिनार में, तो मुझे लगा कि मैं एक बार ट्राई करती हूँ मेडिसिन देने की. और मैंने उनको हायसैमस 200 की
डोजेस दी। मैंने कहा आपको अगर रिलीफ आ जाए तो ठीक, नहीं तो आप शाम को डॉक्टर को दिखाने चले जाना। फिर शाम को जब मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे बोला कि तूने क्या मुझे जादू की पुड़िया दी थी क्या? मैं 2 घंटे में ठीक फील करने लगी। मतलब मेरा वो ब्रीथलेसनेस, मैं किसी को बता नहीं रही थी कि अगर मैं बता देती ना तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते या मुझे जबरदस्ती हॉस्पिटल लेके जाते। तो मेरा उनको जब इतना रिलीफ आया ना तो मुझे माइंड मेथड के लिए बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि इससे पहले मैं अक्यूट प्रिस्क्रिप्शन मेरे बहुत अच्छे नहीं होते थे, ना ही मुझे कॉन्फिडेंस था अक्यूट के लिए। तो मुझे लगने लगा कि शायद ये मेथड ना अक्यूट में बहुत अच्छा काम करेगी। तो मैं भिड़ गई, पूरा रात की 4-4 बजे तक मैं पढ़ती थी, वीडियो सुनती थी। उस दौरान मैंने बहुत सारे अक्यूट केसेस हैंडल किए, बहुत स्ट्रामोनियम, हायसाइमस, नक्सवोमिका, ब्रायोनिया, रूटा, रस्टॉक्स बहुत खिलाई और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो मैं श्योर हो गई कि ये जो मेथड है ना ये अक्यूट केसेस के लिए बहुत अच्छी है। अब क्या हुआ कि सितंबर तक मेरे पास एक केस आया जो मैं आज प्रेजेंट करने वाली हूँ। ये था इंट्राऑक्यूलर हेमरेज का केस, मतलब आंखों के अंदर बार बार ब्लीडिंग हो रही थी। तो ये जो फर्स्ट पैथोलॉजिकल केस है जो मैंने माइंड मेथड से इसको ट्रीट करने की कोशिश की। सर मैं स्क्रीन शेयर करूंगी तो दिखेगा ना? मैं करूँ तो आप उसको पिन कर देना। हेलो हेलो हेलो, मैं कर रहा हूँ, पिन कर रहा हूँ। तो ये जो मैं केस आज प्रेजेंट करने वाली हूँ ये 46 ईयर मेल पेशेंट का है, जिसको रिकरेंट इंट्राऑक्यूलर हेमरेज हो रहा था। सर क्लियर पिक्चर क्लियर दिख रहा है ना? हेलो, बढ़िया बढ़िया है ना? तो ये जो पेशेंट को था ये जो पेशेंट को प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी वो 2017 से हुई थी, और ये जब मेरे पास आए तो इनको ऑलमोस्ट 4 साल हो चुके थे आंखों में रिकरेंट हेमरेज होते होते। तो पहले राइट आई में स्टार्ट हुआ, देन फिर ये लेफ्ट आई की ओर टर्न हो गया और लेफ्ट आई में भी ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो ये केस को समझने के लिए हमको थोड़ी सी एनाटॉमी समझनी पड़ेगी आई की। तो आई जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। ये एंटीरियर पार्ट हो गया, ये मिडल पार्ट हो गया और ये पोस्टीरियर पार्ट हो गया। तो जो कॉर्निया है, प्यूपिल है और लेंस के थ्रू जो लाइट होती है वो अंदर इंटर होती है। विट्रस में ये मिडल पार्ट में पूरा विट्रस होता है जो कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, सब्सटेंस होता है। इसमें से लाइट पास होती है और जो बैक ऑफ द आई है ना, यहाँ पर बैक ऑफ द आई में पूरा ये रेटिना से लाइनिंग रहती है इसकी, रेटिना से। तो ये जो लाइट है ये रेटिना पे जाके फोकस होती है और यहाँ से ऑप्टिक नर्व जो है वो सिग्नल ये इसको कन्वर्ट करती है सिग्नल में, और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक सिग्नल लेके जाती है और फिर हमको इमेज दिखाई देती है। तो ये जो रेटिना है ना, ये 3 पार्ट इसके 2-3 पार्ट होते हैं। जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है ना वो मैक्यूला कहलाता है, और जो आसपास का एरिया है वो पेरिफेरल रेटिना कहलाता है। इसमें रॉड्स और कॉन्स भी होते हैं। तो ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है ना मैक्यूला, ये सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और जो पेरिफेरल रेटिना होता है ना वो पेरिफेरल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अभी थोड़ा सा हमको ये समझना है कि इसको ब्लीडिंग कैसे हो रही थी और उसकी वजह से उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था। तो ये पेशेंट को जो रेटिना में ब्लीडिंग, रेटिना में जो ब्लड वेसल्स है ना, जैसे हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स है ब्लड सप्लाई के लिए, वैसे ही रेटिना में भी ब्लड वेसल्स थी ब्लड सप्लाई के लिए। तो ये वेसल्स बार बार टूटती और इसकी वजह से यहाँ विट्रस में पूरा ब्लड विट्रस के साथ मिक्स हो जाता और इसका प्रेशर मैक्यूला पे पड़ रहा था। तो मैक्यूला में इन्फ्लेमेशन आ गया था उसकी वजह से। तो ये पेशेंट को इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही थी
कि एक तो ये हेमरेज यहाँ पे आ जाता, तो उसको जैसे ब्लीडिंग होती तो उसको रेड दिखाई देता कि मेरी आंखों में बहुत सारी ब्लीडिंग हो गई है, जो कि ऑटोमेटिक थोड़े दिन में एब्जॉर्ब हो जाती। लेकिन उसको फोकस करने में प्रॉब्लम आ रहा था कि मैं कहीं एक जगह देखता हूँ, फिर मैं लाइक यहाँ सामने देख रहा हूँ, और फिर साइड में जब मेरा विजन में लेके जाता हूँ तो मुझे थोड़ा टाइम लगता है उसको फोकस करने में। डॉक्टर्स का ऐसा कहना था कि ये जो सीलियरी मसल से जो लेंस को होल्ड करके रखती है, ये थोड़ी पैरासिस में चली जाती है उस वक्त। तो वो जो प्रॉब्लम थी वो 10 से 15 दिन में उसकी ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाती। लेकिन जो इसका विजन था ना, वो डबल विजन हो गया था, मतलब इसको हर चीज 2 दिखाई देती। वो बोल रहा था मैडम मैं अगर ए पढ़ता हूँ ना तो मुझे 2 ए दिखाई देते हैं, मैं बी पढ़ूं तो मुझे 2 बी दिखाई देंगे। तो जब मैं शाम को कभी बाहर निकलूं ना, तो जैसे 2 व्हीलर आ रहा है ना, तो 2 व्हीलर की एक सिंगल लाइट होती है, तो मुझे ऐसे लगता है कि 4 व्हीलर आ रहा है, तो मैं शाम में बाहर भी नहीं निकल सकता हूँ, बिकॉज मुझे आइडिया ही नहीं आता है कि सामने से व्हीकल क्या आ रहा है। फिर इन्होंने बताया मुझे कि मेरा जो विजन है ना वो बहुत ब्लर हो गया है। वो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी फ्रोस्टेड ग्लास में से देख रहा हूँ ना, ऐसा फील आता है। तो मुझे एक्चुअली फ्रोस्टेड ग्लास के बारे में पता नहीं था कि वो क्या होता है। तो मैंने पेशेंट से पूछा कि वो क्या होता है, तो ये सेट कि जैसे आप ये चैम्बर में मिरर लगा है ना, ये ट्रांसपेरेंट है, तो अगर आर पार नहीं देखना है तो आप कर्टन लगा देते हो, लेकिन फ्रोस्टेड ग्लास में आपको उस साइड का दिखाई नहीं देगा, बस ऐसा लगेगा कि कुछ है, परछाई नजर आएगी, लेकिन आपको क्लियर विजन नहीं होगा। तो आपको वहां पे कर्टन भी लगाने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने मुझे कहा कि जो मेरी आई में ना पूरे टाइम फ्लोटर्स घूमते रहते हैं। तो होता क्या है कि जैसे जो एरिया से ब्लीडिंग होती है ना, वो एरिया डैमेज हो जाता है, और डैमेज होने के बाद में उनको बहुत सारी जगह ब्लैक स्पॉट्स भी नजर आते थे। तो वो जो एरिया डैमेज हुआ है ना, उस एरिया का उनको विजन नहीं होता था, तो विजन में उनको हर जगह पे ब्लैक स्पॉट्स नजर आते थे, मतलब वहां का विजन चला गया, डैमेज हो गया। ठीक है, तो अभी ये पेशेंट जब मेरे सामने बैठे थे ना, तो इनकी जो आई थी ना, वो पूरी के पूरी बाहर निकली हुई थी, पूरी रेड आई और पूरी बाहर। तो फर्स्ट टाइम तो मुझे ऐसे लगा कि ये एक्सॉफ्थेल्मो से क्या ये हाइपरथायराइडिज्म का केस है। तो मैंने उनको पूछा आपका हाइपरथायराइडिज्म है? बोले नहीं मैडम, मेरे आईज परमानेंट ऐसे बाहर की ओर हो गई है, और मुझे इतना हेडेक रहता है, मैं पूरे टाइम ऐसे लगता है जैसे बहुत हवा भरी हो मेरे सिर के अंदर, और भारी भारी रहता है, मैं बेचैन रहता हूँ पूरे टाइम, और मेरी आईज में बहुत रेडनेस रहती है, और इसके अलावा मुझे नींद ढंग से नहीं आती, मतलब मुझे इतने समय में लग रहा है कि मैं ढंग से सोया ही नहीं, पूरे टाइम कुछ ना कुछ स्ट्रेस बना रहता है। और ये जो केस था वो इट वाज नोन केस ऑफ डायबिटीज और हाइपरटेंशन। जिस समय 2017 में जब इनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, तब इनका शुगर और बीपी बहुत बड़ा हुआ था, बट बाद में जब ये कंट्रोल हो गया ना, उसके बाद भी इनकी प्रॉब्लम जा नहीं रही थी। बेसिकली डॉक्टर ने कह दिया था कि ये इडियोपैथिक है, इसका कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा है। फिर पेशेंट ने मुझे ये भी बताया कि मेरी जो स्किन है ना मैम, उसमें पैरों में मुझे एक्जिमा हो रहा है, और जैसे ये मेरा हाथ है, तो अभी हाथ की स्किन को मैं पिंच करके ऐसे ऊपर उठाऊं ना, तो ये ऊपर ही रहेगी बहुत देर तक, जैसे मेरी एकदम से नीचे चले गई ना, वो पेशेंट की धीरे धीरे धीरे, जैसे डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स में होती है ना, धीरे 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 नीचे जाती है। तो ऐसे उसने मुझे पिंच करके बताई, वो इतनी देर में उसकी स्किन सेटल हुई। तो ये सारा हमने अभी तक देखा कि ये आई की एनाटॉमी है, कहाँ पर उसको पैथोलॉजी डेवलप हो रही है, और उसकी वजह से उसको क्या सिम्टम आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा हम ट्रीटमेंट पार्ट भी देखें कि उसने क्या क्या ट्रीटमेंट लिया। तो उसका ये कहना था कि 2017 से जो इसको प्रॉब्लम हो रही थी, और ये 4 साल हो गए, इन 4 सालों में उसने कहा कि मैंने बहुत सारे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया, मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया। एक्चुअली मैं रतलाम में रहती हूँ, और ये पेशेंट जो है वो इंदौर में रहते हैं। तो इंदौर यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर है, बट इंदौर एमपी की बहुत अच्छी सिटी है, तो वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी है।
तो इन्होंने कहा कि मैंने बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, बड़े बड़े आई हॉस्पिटल्स में दिखाया, तो इंदौर में तो पहले मुझे सभी डॉक्टर्स ने मना कर दिया। फिर लास्ट में मुझे एक डॉक्टर ने कॉल करके बुलाया और मुझे बोला कि हम इसका एक उपाय कर सकते हैं कि इसके अंदर हम एक ऐसा इंजेक्शन लगाएं जो 30,000 रुपए का आता है। तो हम उस इंजेक्शन को लगाएं और वो क्या करेगा कि जो वेसल्स है ना रेटिना में उसको सुखा देगा, तो उसमें से ब्लीडिंग नहीं होगी। बट ये पेशेंट तब तक हैदराबाद के किसी आई हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट ले चुके थे, तो बोले नहीं मैं पहले हैदराबाद जाके दिखा के आऊंगा। तो जब वो आई हॉस्पिटल में गए तो वहां डॉक्टर ने बोला अच्छा हुआ आपने वो इंजेक्शन नहीं लगवाया, बिकॉज अगर आप इंजेक्शन लगवाते ना, तो जैसे देखो अगर हर बॉडी के हर ऑर्गन को जीने के लिए ब्लड सप्लाई जरूरी है, पर अगर आप ब्लड सप्लाई सुखा दोगे तो वो एरिया तो डेड हो जाएगा। तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी आई बहुत जल्दी, साल भर में आपकी आई खत्म हो जाती अगर आप वो इंजेक्शन लगवा देते। बट अभी यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ भी इस चीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम ये कर सकते हैं कि जिस एरिया से ब्लीडिंग हो रही है ना उस एरिया को हम लेजर से कॉटराइज कर दे, उस एरिया को जला दे, उन वेसल्स को हम ब्लॉक कर दे। तो ताकि क्या होगा कि देखो जैसे ये पेरिफेरल रेटिना से ब्लीडिंग हो रही है ना, तो इसकी वजह से ये जो हेमरेज हो रहा है और ये जो मैक्यूला पे असर आ रहा है ना, तो हम क्या कर सकते हैं कि पेरिफेरल जो विजन है, मतलब जैसे मैंने बताया ना पेरिफेरल रेटिना साइड बाय साइड और ऊपर के विजन हॉरिजॉन्टल विजन के लिए, पेरिफेरल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो उन्होंने बोला कि हम पेरिफेरल विजन इससे एक बार डिस्टर्ब हो जाएगा, पर एटलीस्ट हम मैक्यूला का जो पिन पॉइंट सेंट्रल विजन है ना उसको बचा लेंगे। देखो सब काम करने के लिए ना सेंट्रल विजन की जरूरत ज्यादा पड़ती है, आपको आगे देखना है, गाड़ी चलाना है, कुछ भी करना है ना, तो सेंट्रल विजन की जरूरत ज्यादा होती है। सो डॉक्टर ने कहा कि हम पेरिफेरल एरिया को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, लेकिन हम सेंट्रल जो मैक्यूला है उसके विजन को बचा लेंगे। बट ये पेशेंट यहाँ भी सेटिस्फाइड नहीं हुए। फिर इन्होंने वापस आके एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया। तो इन्होंने यहाँ आकर वापस से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाया। अभी आयुर्वेदिक डॉक्टर ने इनको बोला, देखो आयुर्वेद में भी ये डॉक्टर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, जैसे एलोपैथी में ब्रांचेस होती है ना, ऐसे आयुर्वेदा में भी स्पेशलिस्ट होते हैं हर चीज के। बट हम होम्योपैथ ना, हम बिना स्पेशलिस्ट बने भी हर चीज में स्पेशलिस्ट होते हैं। हम गायनेकोलॉजिस्ट भी होते हैं, हम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट भी होते हैं, और ये केस सॉल्व हो गया तो देखो मैं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी बन गई। तो हम बिना किसी स्पेशलिटी के भी हर डिजीज के मास्टर होते हैं। ये पेशेंट ने मुझे बोला कि जब मैं ये आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास आया तो इन्होंने मुझे बोला कि अच्छा हुआ आपने वो लेजर नहीं करवाया, बिकॉज क्या है कि आपकी आई मायोपिक हो गई है, और मायोपिया वाली जो आई होती है ना वो ऐसे फूल के गुब्बारे जैसी हो जाती है। जैसे मैंने बताया ना एक्सोफ्थेल्मोस था, उसकी आई बहुत बड़ी बड़ी बहुत बाहर थी, तो वो गुब्बारे जैसी हो जाती है। तो जैसे गुब्बारे को जरा सा भी पिन मारो ना तो कितनी जल्दी फूटता है, तो ऐसे ही अगर इसको आप बार बार कॉटराइज करवाते ना तो ये बहुत जल्दी डैमेज हो जाती है आपकी आई। तो ठीक है, अपन यहाँ ट्रीटमेंट करते हैं और ट्रीटमेंट अपन कंटिन्यू करते, बाकायदा इस तरह के केसेस ठीक हो जाएंगे। तो उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। उन्होंने बहुत सारा उनका जो भी पंचकर्म ट्रीटमेंट भी देते हैं, तर्पण वगैरह कुछ करते हैं, वो सारा ट्रीटमेंट का प्रोसीजर किया। पर अभी क्या हो रहा है, ये पेशेंट्स जब ट्रीटमेंट ले भी रहे हैं और साथ साथ हैदराबाद जाके आई चेकअप बार बार करवाते भी थे। तो अभी हैदराबाद में डॉक्टर ने इनको बोला, क्योंकि डे बाय डे इनका विजन डिस्टर्ब होते जा रहा था, तो हैदराबाद में इनको डॉक्टर ने बोला कि आपका जो विजन है ना, अभी ये जो फ्लूइड है ना, ये रेटिना के पीछे आना शुरू हो गया है। तो अब रेटिनल डिटेचमेंट का स्टेट लगभग आ चुका है। आपकी ये लेफ्ट वाली आई, राइट में प्रॉब्लम कम थी, भले स्टार्ट हुई थी राइट से, बट वो लेफ्ट में ज्यादा हो गई थी। तो लेफ्ट आई तो लगभग आपकी डिटेचमेंट की स्टेट में आ चुकी है। तो अभी आयुर्वेदिक, अभी ये जो पेशेंट ने मुझे कहा कि अभी क्या हो रहा था मैम, कि इतने समय से तो मेरे आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बहुत कॉन्फिडेंट थे कि ठीक हो जाएगा, हम कोशिश करते हैं। बट अभी क्या हो रहा है कि वो मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया उन्होंने। ये आयुर्वेदिक डॉक्टर के ट्रीटमेंट में 2.5 साल रहे, कंटिन्यूअस वहां से ट्रीटमेंट लेते रहे।
तो उन्होंने अब मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया है और उन्होंने नेगेटिव बातें शुरू कर दी है और उन्होंने मुझे ये कह दिया है कि अब आप छड़ी पकड़ने की तैयारी कर लो। तो भले ही डॉक्टर नेगेटिव हो गए बट मुझे अंदर से होप है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं कहीं ना कहीं ठीक हो जाऊंगा। मैं ऐसे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डॉक्टर की तलाश कर रहा हूँ जो मुझे ठीक कर सके। तो अब जब वो नेगेटिव बातें करनी शुरू कर दी तो मैंने उनको भी छोड़ दिया। इनको मेरे नंबर मेरे एक फ्रेंड ने दिए थे जो कि हम दोनों का म्यूचुअल फ्रेंड था। तो इन्होंने मुझे अब स्टार्ट ऑफ द केस देखते हैं कि ये पेशेंट मेरे पास आए कैसे। तो जैसे उस दिन अश्विनी मैम ने बोला था ना कि स्टार्ट ऑफ द केस बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप उस पर ध्यान देते हो ना तो कुछ ही मिनट्स में आपकी रेमेडी आउट हो जाती है। तो यहाँ ये जो पेशेंट है ना, इन्होंने मुझे कॉल किया। देखो, कॉल जब मुझे कोई पर्सन नहीं जानता है और वो मुझे कॉल करता है ना, तो उस दिन अभिषेक सर, सीमा मैम बोल रहे थे कि किंजल मैम की वॉइस बहुत सॉफ्ट है। तो ये जो वॉइस है ना, ये मुझे बहुत बार बहुत एम्बेरसमेंट में डाल देती है, क्योंकि जब भी मेरे को कोई पर्सन नहीं जानता है और वो मुझे कॉल करता है ना, तो वो मुझे यही बोलता है डायरेक्ट, बेटा मम्मी से बात करवा दो। तो ये पेशेंट ने भी यही किया कि बेटा मम्मी से बात करवा दो। तो मैंने कहा मैं ही डॉक्टर हिंजल बोल रही हूँ। तो सामने वाला जो मुझे नहीं जानता है, मुझे नहीं देखा है, उसको कहीं ना कहीं ये फील आ जाता है कि जिससे मैं बात कर रहा हूँ ना वो एज में बहुत छोटा है। अब ये पेशेंट को भी यही लगा, बट इन्होंने थ्रू आउट मुझसे इतने रेवरेंस से बात की। और अभी 1.5 साल हो गया है उनको मेरे पास आते आते। उनका ट्रीटमेंट मैंने 6 महीने में स्टॉप कर दिया था, बट अभी भी वो आते हैं उनकी बेटी या उनकी वाइफ को लेके, तो उनका वो रेवरेंस आज भी मुझे नजर आता है। तो वो जितनी देर उन्होंने बात की ना, जी मैम जी मैम जी मैम, और इतना रेवरेंस था उनकी बातों में, वो मुझे फील हुआ। बिकॉज मैं बहुत सॉफ्ट हूँ ना, तो मुझे स्ट्रिक्टली कोई जरा सी भी बात करता है तो मुझे टच होती है, बट उनकी बात मुझे कहीं से कहीं तक बुरी नहीं लगी। तो अभी जब इन्होंने मुझे कॉल किया तो इन्होंने मुझे बोला कि मैम आपके नंबर ना मुझे मेरे फ्रेंड ने 1 साल पहले ही दे दिए थे, बट मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में था इसलिए मैंने आपको कॉल नहीं किया। अभी वो डॉक्टर ने भी नेगेटिव बातें शुरू कर दी है, तो मैंने सोचा अभी मैं दूसरे डॉक्टर की तलाश करूं। तो उन्होंने बताया कि जो मेरी दोनों आंखों में प्रॉब्लम है ना, उसके लिए 1 मिनट, जो मेरी दोनों आंखों में प्रॉब्लम है ना, उसके लिए मैंने ना बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, बहुत बड़ी बड़ी जगह दिखाया, बहुत पैसे खर्च किए। और मैडम जितने चाहे उतने पैसे खर्च हो जाए, बट मेरी आई सही होना चाहिए। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैडम मैं पहले भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट किसी चीज के लिए ले चुका हूँ, बट उस समय मुझे कोई आराम नहीं आया था उस चीज में। तो अभी आप एज अ फ्रेंड, एज अ वेल विशर मुझे ये बता दीजिए कि क्या होम्योपैथी में इस तरह की डिजीजेस का ट्रीटमेंट है, या आपने इस तरह का कोई केस कभी हैंडल किया है। तो अभी तक इनसे बात करके ना मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे दिमाग में कुछ रूब्रिक्स घूमने लगे थे कि भाई ये इतने रेफरेंस से बात कर रहा है, इतना बड़े बड़े हॉस्पिटल और उन सब की बातें कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है कि क्या आपने हैंडल किए। तो मुझे ना कहीं कॉन्फिडेंस आ गया उन रूब्रिक को लेके कि ये पेशेंट ठीक हो जाएंगे। तो मैंने उनको कहा देखो मैंने इस तरह के केसेस तो हैंडल नहीं किए, बट बहुत सारे ऐसे पैथोलॉजिकल केसेस हमने ट्रीट किए हैं जिनको डॉक्टर ने इनक्योरेबल कह दिया, लेकिन वो होम्योपैथी से ठीक हुए हैं। तो इन पेशेंट ने फिर बाद में मुझसे अपॉइंटमेंट लिया। जब ये आने वाले थे तो इन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया, ये मुझे दिखाने आ गए। तो फिर ये इनकी दीदी ये ना इनकी वाइफ के साथ में मुझे दिखाने आए। जब ये दिखाने आए ना तो इन्होंने बहुत झुक के मुझे नमस्ते किया। मतलब वो रेवरेंस तो मुझे पूरा थ्रू आउट दिखाई सही कि ये इतने रेवरेंस से बात कर रहे हैं। फिर मैंने पूछा कि बताइए क्या तकलीफ है आपको। तो उन्होंने वो सारी चीजें बताई जो मैंने अभी आपको बताई कि मुझे प्रॉब्लम 2017 से स्टार्ट हुई, फिर राइट आई में हुई, फिर लेफ्ट आई में हुई, अभी मुझे डबल विजन है मैम, मेरी आंखें पूरी
रेड और बाहर की ओर रहती है, ब्लर विजन है, फ्रोस्टेड ग्लास वाला, वो सारी प्रॉब्लम्स जो मैंने आपको बताई वो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि ये सारी मुझे तकलीफ हो रही है। तो मैंने उनसे पूछा कि अभी इसको लेके आपको कंसर्न क्या है, क्या इससे आपकी लाइफ में फर्क पड़ गया? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैडम देखो, मुझे डॉक्टर्स ने ये कह दिया कि आपको छींक भी नहीं आना चाहिए, आपको सर्दी खांसी भी नहीं आना चाहिए, मतलब बॉडी में जर्क आए ना, ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी जर्क आएगा ना तो ये वेसल्स टूट जाएगी और आपको ब्लीडिंग हो जाएगी। तो आप ड्राइविंग भी नहीं कर सकते, आप ट्रैवलिंग भी नहीं कर सकते। तो मुझे इतनी इच्छा होती है कि मैं कहीं जाऊं, लेकिन मैं कहीं जा नहीं सकता। तो मैं जैसे मैं आज भी यहाँ आया, तो ये जैसे मैंने बताया 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो हार्डली 2 घंटे लगते हैं, बट ये पेशेंट बोले कि हमको यहाँ आने में ही 6 घंटे लग गए। इतना धीरे धीरे ड्राइवर को मैंने कहा और वो इतना धीरे धीरे ड्राइव करके लाया, जबकि जो रोड है ना वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है। सो मैं ट्रेवलिंग नहीं कर सकता। फिर मैंने कहा और क्या इसको लेके कंसर्न है, और कोई प्रॉब्लम हुई क्या इसकी वजह से आपको? तो वो बोले कि मैडम मैं इसकी वजह से मेरा काम भी नहीं कर सकता। मैं एक्चुअली मेरा जो काम है ना, मुझे डॉक्टर ने कंप्यूटर चलाने से मना कर दिया, बट मेरा जो काम है ना वो ग्राफिक डिजाइनिंग का है। तो मेरा सारा जो काम है वही पूरा के पूरा इस पे होता है, कंप्यूटर पे, और मैं मेरे काम को एंजॉय भी बहुत करता हूँ, बट अब मैं वो नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने उनको बताया कि कैसे करते हो आप आपका काम? तो बोले मैडम मुझे मजा तो बहुत आता है काम करने में, मेरा शुरू से ऐसा हैबिट है कि मैं ना पहले जो भी जैसे 4-5 कस्टमर के काम आए हैं ना, तो मैं जो भी काम हाथ में लेता हूँ ना, तो उसका पहले पूरा मेंटल पिक्चर बनाता हूँ कि ये कैसे इमेज बनानी है, पहले मेरे दिमाग में प्लान करता हूँ और उसके बाद में एग्जीक्यूट करता हूँ उसको लैपटॉप पे, और मैं जब सेटिस्फाइड होता हूँ तब मैं उस काम को रोकता हूँ और तभी मैं दूसरा काम हाथ में लेता हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि और इसको लेके कोई तकलीफ है? तो ये सेड कि मैं अब मैडम है ना वही कि मैं अगर थोड़ा भी काम ज्यादा कर लेता हूँ तो फिर वही आंखों में इतना सीवियर पेन आ जाता है, थोड़ी देर में ही आ जाता है, फिर मुझे आंखें बंद करके थोड़ा रेस्ट करना पड़ता है और मैं थोड़ा आराम करता हूँ, उसके बाद मुझे ठीक लगता है। अब मैं क्या पहले जैसा काम ही नहीं कर पा रहा हूँ जैसा मैं पहले इतना अच्छे से कर लेता था मेरे काम को। तो मैंने पूछा और थोड़ा बताइए आपके बारे में, आपका बचपन कैसा था? तो उन्होंने थोड़ा उनके बचपन के बारे में बताया कि मैं बहुत स्टाइलिश था, नए नए तरह के कपड़े पहनता था और बहुत यूनिक था, मतलब सबको लगता था कि मैं थोड़ा यूनिक हूँ, मतलब मैं जो कपड़े पहनूंगा वो बहुत अच्छे पहनूंगा, बहुत यूनिक पहनूंगा, मैं जो भी काम करता था ना वो बहुत अलग था, पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छा था। फिर उन्होंने बताया कि मैं थोड़ा जैसे दूसरों को देख के दया आ जाती है, दूसरों के लिए हेल्पफुल नेचर है मेरा, मेरे बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है, तो मुझे उनके साथ जाना एंजॉय करना वो भी पसंद है। और उन्होंने एक और हिस्ट्री बताई कि जो मेरी मदर है ना वो बचपन में ही उनकी डेथ हो गई थी, तो मेरे नाना जी ने मेरे फादर की फिर दूसरी शादी की। तो दूसरी शादी की तो मेरी जो स्टेप मदर है, मेरे फादर मुझे उनके साथ लेके गए, बट मेरी स्टेप मदर के कारण मुझे प्रॉब्लम होती थी, मैं बहुत डरा सा सहमा सा रहता था। तो मैं एक दिन वहां से भाग के मेरे नाना जी के यहाँ आ गया और मेरे नाना जी ने ही मुझे बड़ा किया। तो अभी कुछ साल पहले मेरे नाना जी की भी डेथ हो गई है, तो अभी जो मेरे मामा जी है ना वो मेरे भाई जैसे, मतलब लोग हमको ऐसे ही जानते कि हम 2 भाई हैं, क्योंकि नाना जी ने फादर जैसे ही बड़ा किया। तो अभी मेरे थोड़े डिस्प्यूट उनसे भी चलते हैं, फैमिली प्रॉब्लम उनसे भी चल रही है, तो मैं जैसे कुछ कहता हूँ तो वो मेरी बात नहीं मानते हैं, तो मेरे को फिर हर्ट होता है अंदर। तो ये थोड़ी सी उन्होंने हिस्ट्री दी और ये पूरा केस था इंट्राओक्यूलर हेमरेज का। अभी आप लोगों का कोई एनालिसिस हो तो आप बताइए। हेलो। यस। हाँ जी मैम सल्फर का फील आया थ्रू आउट द केस, क्योंकि रेवरेंस था, थ्रू एंड थ्रू सल्फर लग रहे थे कि रेवरेंस था, वेल्थ में थे, एंड एक तरीके से फियर पॉवर्टी थी कि अब मैं मतलब अपने काम नहीं कर पाऊंगा या एफिशिएंसी कम हो गई है मेरी, और बेनेवलेंट भी थे, परसिवरेंस दिखा, 1.5 साल तक बिल्कुल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करा रिलीज, और अभी भी बहुत होपफुल थे, मतलब उन्होंने अपनी होप नहीं छोड़ी थी, अभी भी वो स्टिल होपफुल।
कि मैं कर लूंगा इस चीज से। तो अभी भी मतलब थ्रू एंड थ्रू मुझे को सल्फर का मिला है। बिल्कुल। और किसी को कुछ? मैम जैसे उन्होंने बोला कि मेरी अब वो क्षमता नहीं रही है, पहले से कम होती जा रही है, तो गेटिंग थिंग जो है, डिलीजन गेटिंग थिंग, वो भी सल्फर है, उसमें 2 ही मेडिसिन है, तो एक सल्फर और एक दूसरा, तो वहां से भी अपन देख सकते हैं। बाकी ओवरऑल जो भी मैम ने सारा क्लियर किया वो तो ओवरऑल सल्फर ही लग रहा है। वैसे तो इतना रेफरेंस हायोसाइनस नहीं देता है, मैंने एक केस ऐसा देखा था, लेकिन ये बिट्रेयर या कुछ ऐसा इसमें लगा नहीं, तो ये सल्फर ही जा रहा है। सबने बहुत अच्छे से पकड़ा है। और कोई कुछ बोल रहा है? मुझे भी सल्फर का फील है मैम। यस। ठीक है। तो मैंने भी ना ये पेशेंट में रेफरेंस देखकर और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, वो मुझे बिजनेस टॉक लगा उस समय। तो मुझे बिजनेस टॉक और वो मेरे बारे में पूछ रहा था, तो मुझे क्यूरियस लगा। फिर पॉजिटिविटी तो थ्रू एंड थ्रू दिख रही थी कि डॉक्टर भले ही मना कर रहा है, लेकिन ये पेशेंट को लग रहा है कि मैं बहुत क्या करूँ। तो मुझे पॉजिटिविटी लगी, डेफिनेटली परसिवरेंस था उसके अंदर, एंजाइटी अबाउट बिजनेस, रेस्ट डिजायर था, क्वाइट वांट्स टू भी था। तो मैंने भी ये सब देख के उसको सल्फर दिया। अभी क्या हुआ कि लगभग 10 दिन बाद वो पेशेंट वापस मेरे पास आया और उसने मुझे कहा कि मैम मुझे ये 10 दिन में कोई डिफरेंस नहीं आया है, इवन ये 10 दिन में मेरे आई में 2 बार ब्लीडिंग हो गई है। तो अभी किसी और का कोई एनालिसिस है क्या? मतलब मुझे लगा मेरी मेडिसिन रॉन्ग हो गई, और जबकि मुझे थ्रू एंड थ्रू वो बिजनेस टॉक नजर आ रही थी, मुझे वो रेफरेंस दिखाई दे रहा था, पॉजिटिविटी, परसिवरेंस, सब कुछ था उसके अंदर। बट उसने मुझे कहा कि मैडम 2 बार ब्लीडिंग हो गई। अभी कोई री एनालिसिस करके बता सकता है क्या दिया होगा? कुछ आ रही है रेमेडी दिमाग में? मुझे नेट्रोम्यूर लग रहा है मैम। नेट्रोम्यूर क्यों लगा? नेट्रोम्यूर क्यों लगा? वो रेफरेंस है, फिर उसका बचपन में माँ का डेथ हो गया था, तो फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाके दिखा रहा था, इस सारा चीज देखते हुए। नेट्रोम्यूर का मुझे फील नहीं आया था, बट किसी और को कोई और मेडिसिन समझ आ रही हो? हाँ, पेशेंट ने बोला कि मैं अलग हूँ, शुरू से ही कुछ अलग करता हूँ, और लोग कहते भी हैं कि अलग हूँ, तो ये एक्सक्लूसिव टू मुझे दिख रहा है, एक्सक्लूसिव टू मच लाइट डिजायर है। लाइट डिजायर कहाँ लगा? लाइट डिजायर कहाँ लगा? लाइट डिजायर कहाँ लगा? हेलो, हाँ बोलिए सर, मुझे समझ Am I audible, Angel ma'am? यस। कौन बोल रहे हैं? I am coming up to next. I am Dr. Abhishek. हाँ हाँ सर बोलिए। I am coming up to next Swamika if it is not sulfur, because the patient is more concerned about the work कि मेरा जो काम है वो अब hamper हो रहा है because of my trouble. I am not able to do it very perfectly. So all these positive reference, fastidious, booster, all these things are covering in Swamika as well. और किसी को कोई और फील आ रहा है क्या? नहीं ना सर, मैं डिस्क्लोज करूं? अभिषेक सर बिल्कुल राइट थे, मैंने उनको नक्सोमिका ही दिया, बिकॉज जिसको रेफरेंस थ्रू एंड थ्रू नजर आ रहा था, बट जिसको मैं बिजनेस टॉक समझ रही थी ना, एक्चुअली वो वेल्थ था। मेरा वो एक रूब्रिक था जिसकी वजह से सल्फर आ रही थी, तो मैंने एक रूब्रिक को बाहर किया और दूसरा रूब्रिक ऐड किया वेल्थ वाला। तो फिर मुझे लगा कि ये पेशेंट नक्सोमिका, और डेफिनेटली अभी देखो, जैसे मैं अक्यूट की बात कर रही थी ना, जैसे मैंने अक्यूट केसेस बताए, मुझे लगा
कि पेशेंट वर्जन से हम मेडिसिन पकड़ते हैं, बट जब आप डीप पैथोलॉजिकल केसेस को ट्रीट करते हैं ना, तो आपको एक रेमेडी का एक कोर होता है और बाकी के एक्सप्रेशन होते हैं। तो जब हम पैथोलॉजिकल केसेस को ट्रीट करते हैं ना, तो आपको सिंपल वर्जन्स पे नहीं जाना है, आपको पहले कोर पकड़ना है। और जब आप कोर पकड़ते हो ना, तो एक्सप्रेशन वाले रूब्रिक अपने आप ऑटोमेटिक आपके सामने आते चले जाते हैं। अभी समझो कि मैंने अगर बिजनेस लिया, तो जो पेशेंट बिजनेस टॉक करेगा, क्या वो ऐसा करेगा कि मेरे पास 5 कस्टमर के काम पड़े हैं, बट जब तक मेरा एक का काम सही नहीं होता है, मैं उसमें परफेक्ट नहीं उतरता हूँ, मुझे जब तक मन से वो पूरा लगता नहीं है कि ये ठीक ना हो, तब तक मैं दूसरे को हाथ नहीं लगाता हूँ। जो बिजनेस वाला पेशेंट होगा ना, वो ऐसा करेगा ही नहीं। ये तो बिजनेस इनकैपेसिटी हुई ना, कि भाई काम में इतना परफेक्शन कि दूसरा काम भले ही पड़ा है, पैसा भले ही जा रहा है, तो बिजनेस वाला पर्सन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बिल्कुल नक्सभूमिका था, परफेक्शनिस्ट नक्सभूमिका को अपने काम में बहुत ज्यादा परफेक्शन चाहिए होता है, क्योंकि उसको लगता है कि मुझे कोई अंगुली नहीं उठाना चाहिए, मेरे काम पे कोई मुझे बोलना नहीं चाहिए। अगर उसके काम को लेके कोई बोल देना, तो उसके लिए वो मरने जैसा हो जाता है। रेट्रो में मुझे बहुत सारे रूब्रिक्स उसके मिले, लाइक फेस्टिडियस था, वो बेनिवोलेंस था, वो सबकी हेल्प करता था। इवन आज भी है ना, वो मुझे कहता है कि मैम मुझे अंदर से ऐसे लगता है, मुझे इतने पेशेंट मिलते हैं तो मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि इनको ठीक होना चाहिए, और ये लोग इतने इधर उधर घूम रहे हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है सबको आपके पास आ जाना चाहिए। बेनिवोलेंट था। और जो वो बता रहा था ना, जिसको आप लोग एक्सक्लूसिव पकड़ रहे हो, वो कॉक्विटिशनेस भी था। मैं स्टाइलिश कपड़े पहनता है, ये जो नक्सभूमिका होता है ना, गवर्नमेंट भी होता है और कॉक्विटिश भी होता है। नए नए कपड़े पहनना, नई नई चीजें लाना, खाने में भी इसको बेस्ट, हर चीज में बेस्ट चाहिए होता है। मैथमेटिक एबिलिटी थी इसके अंदर, जैसे ये डॉक्टर्स ने इसको कहा कि ये इंजेक्शन लगवा लो, अभी ये ट्रीटमेंट करवा लो, तो ये पता है ये कैलकुलेशन था उसका कि ये करूँ, ये नहीं करूँ, इससे ये हार्म होगा, इससे ये हार्म नहीं होगा। फिर जिसको आप थीम समझ रहे थे ना, पता है वर्जन क्या था कि मैं पहले जैसे काम नहीं कर सकता हूँ, तो वो डिल्यूजन पुअर था। फिर इसने मुझे एक बात और बोली कि डॉक्टर मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े रहते कि तुम अपनी आई खराब कर लोगे। बोले मैं ना मेरी प्रॉब्लम से जितना फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, जितना मैं घर वालों से फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, कि मुझे लगता है प्रॉब्लम तो सही हो जाएगी, बट मैं इनको कैसे समझाऊं, बट मुझे जो करना है वही मैं करूंगा। ये बात मैं बताना भूल गई एक्चुअली। वो ऑब्स्टिनेट था। इसमें एक रूब्रिक है, ऑब्स्टिनेट रेसिस्ट द विशेस ऑफ अदर, है ना। फिर देखो अभी प्रॉब्लम तो अभी अपीयर हुई है ना, ये तो चाइल्डहुड का प्रॉब्लम है सारा, जो एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन लिया, जो अब्यूज ऑफ चिल्ड्रन हमने लिया, ये सारा ना, ये सब तो पुरानी हिस्ट्री। आप ये अभी देखो कि रिसेंटली तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, बस उसने मुझे हिस्ट्री बताई। हमको हर रेमेडी, अगर पैथोलॉजिकल केसेस हमको ट्रीट करने हैं, तो डेफिनेटली हमको कोर पकड़ना पड़ेगा, और कोर के बाद आप एक्सप्रेशन के रूब्रिक्स में जाओ। अगर कोर आपको थ्रू एंड थ्रू पकड़ में आता है ना, तो आपके बिल्कुल मेडिसिन आपकी हिट होगी और कोई भी पैथोलॉजी क्योर होगी उससे। अभी मैं एक पेशेंट से मैंने परसों बात की कि मुझे आपका केस प्रेजेंट करना है, तो इन्होंने मुझे कहा कि हाँ डॉक्टर बिल्कुल आप मेरा केस प्रेजेंट कीजिए, और इन्होंने मुझे एक मैसेज दिया कि मेरी इच्छा है कि आप मेरी ओर से बोलो कि डॉक्टर, मेरी ओर से डॉक्टर्स को कुछ मैसेज दो। पर मैं कुछ मैसेज देने की बजाय उन्होंने क्या बोला वो क्लिपिंग आपको सुनाना चाहूंगी। वो 2 मिनट की क्लिपिंग है, अभी सुनो पेशेंट क्या सोच रहा है। जरूर मेंशन कीजिए उसको। मतलब ये पूरी होम्योपैथी और आयुर्वेदिक दोनों के लिए ही बोल रहा हूँ मैं कि मतलब तीनों तरह के डॉक्टर से मिला, एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक। तो एक तो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक वालों में है ना, एलोपैथी के प्रति डर बहुत है अंदर से। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक होम्योपैथिक वालों की
डॉक्टर्स को डर बहुत है एलोपैथिक वालों से। एलोपैथिक मतलब कि मतलब पेशेंट है ना, हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमको चूर्ण की पुड़िया देने का और ऐसा बोलेंगे, और मतलब हमारे ऊपर कभी भी ब्लेम आ जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंस ऑफ ट्रीटमेंट जिसको होता है ना, मतलब आप में मैंने सबसे बस एक ही मात्र चीज देखी जो मैंने डॉक्टर चूज करते समय जो देखी ना, आपने मतलब आपको आपकी दवाई के प्रति कॉन्फिडेंस था और मेरे को मेरी बीमारी के प्रति कॉन्फिडेंस था कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और आपको ये था कि मैंने जो दवाइयां प्रिस्क्राइब करी है वो 100% सही है और थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो भी रहा है, अगर मान लो एपिसोड रिपीट हो भी रहे हैं तो भी मतलब हम लोग इस ट्रीटमेंट के द्वारा बाहर आ जाएंगे। पर आपको आपके ट्रीटमेंट पे कॉन्फिडेंस था और मेरे को मेरी बीमारी के प्रति वो थी कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तो दोनों ने मिल के काम किया तो ही ठीक हो पाए। ये कॉन्फिडेंस मेरे को आयुर्वेदिक जो डॉक्टर है वो बहुत अच्छे थे। बेसिकली उन्होंने मेरे को 2 साल उससे बचाया, एलोपैथी ट्रीटमेंट से और लेजर सर्जरी से, और इससे बचाया। पर उनमें भी है ना उस एलोपैथी ट्रीटमेंट के प्रति वो काउंटर पूरा नहीं था उनका। मतलब मैं मेरे कॉन्फिडेंस के कारण रुका रहा, नहीं तो मैं काम पेशेंट होता ना तो मैं कभी से ले। अभी देखो ये पेशेंट, अभी इसमें भी आपको बहुत सारे रूब्रिक मिलेंगे। ये पेशेंट जिस तरीके से बात कर रहा है ना, क्या क्या नजर आ रहा है उसके अंदर, बोस्टिंग नजर आ रही है, उसके अंदर ईगो नजर आ रहा है। वो पूरा क्रेडिट मुझे नहीं दे रहा है, वो पूरा कि मेरी पॉजिटिविटी थी, मैं रुका रहा तो मैं ठीक हुआ, है ना। और पॉजिटिविटी का लेवल देखो कि वो डॉक्टर, भले आयुर्वेदिक डॉक्टर मुझे ठीक ना कर पाया, भले मेरी डिजीज प्रोग्रेस हो गई, लेकिन उन्होंने मुझे उस लेजर ट्रीटमेंट से बचा के रखा, मैंने मेरी आई को कुछ होने नहीं दिया। बट आप ये देखो कि एक पेशेंट जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से ठीक हो रहा है, वो होम्योपैथिक डॉक्टर से एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कॉन्फिडेंस एक्सपेक्ट कर रहा है कि जब आप इस तरह की पैथोलॉजी ट्रीट कर पाते हो तो आपके मन में ये डर क्यों है। जब हम, जैसे मुझे वो 2-3 रूब्रिक, भले ही वो मैंने सल्फर गलत दिया उसको, बट जैसे ही मुझे वो रूब्रिक ठीक हुए ना, मैंने उस कॉन्फिडेंस से उस पेशेंट से बात की कि नहीं डेफिनेटली आप आ जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। अगर वो मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं देखता तो शायद वो नहीं भी आता, क्योंकि वॉइस तो मेरी वैसे ही सॉफ्ट थी, तो वो बच्चा जैसा फील आता है सबको। ठीक है, तो ये केस मैंने, अभी यहाँ किसी को कोई क्वेरी तो नहीं है ना, कुछ पूछना तो नहीं है किसी को, सब क्लियर है ना, क्लियर है ना। हेलो, अभी ये केस मैंने यहाँ इस यस ग्रेटफुल था, वो अनग्रेटफुलनेस था उसमें नजर आ रहा था। This is the version where we can pick the ungrateful. This is the version where we can pick the ungratefulness of Nux vomica. नहीं आवाज आ रही। Am I audible? डेफिनेटली, हेलो, डेफिनेटली। ये किसने बोला, किसने बोला, कौन? डॉक्टर अभिषेक सिंगला, डॉक्टर अभिषेक सिंगला। सर अभिषेक सर सामने दिख रहे हैं मुझे, सामने नजर आ रहे हैं, बट वो बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। वो बोल रहे हैं तब उनकी वॉइस जा रही है, लेट आ रही है मेरे पास। कुछ नेटवर्क का होगा आपका नेटवर्क। हाँ, बट सर मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? परफेक्ट। ओके, यस, ये अनग्रेटफुलनेस था उस पेशेंट का। ये इतनी सी क्लिपिंग में ही हमको कितने सारे रूब्रिक मिल गए, बट फिर भी अगर हम ये कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाते हैं जो पेशेंट हमसे एक्सपेक्ट करता है, और अगर हम स्टडी करेंगे, स्टडी हार्ड स्टडी रहेगी, हमारा डेडिकेशन रहेगा, आप पूरी एनर्जी अगर इसमें लगाते हैं, तो किसी भी तरह की पैथोलॉजी, बिकॉज डॉक्टर ने तो इसको बिल्कुल लाइलाज कह दिया था, और वो बिल्कुल लेफ्ट आई तो उसकी, डॉक्टर ने कहा आपकी लेफ्ट आई तो चले ही गई है, ये पूरी तरह से लगभग डिटेचमेंट ही समझ लो एक तरीके से, और राइट आई में भी उसको काफी सारा प्रॉब्लम था। नो डाउट बीच बीच में उसको एपिसोड्स आते थे, कई बार ब्लीडिंग हुई, बट वो बहुत कम हुई और ऑटोमेटिक 1-2 दिन में एब्जॉर्ब हो जाती। तो जब मैं उसको कहती कि नहीं ये ठीक हो जाएगी, तो उनको आश्चर्य होता कि मैम आप इतना लाइटली कैसे कह देते हो कि ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। बट मुझे मेरी मेडिसिन पे कॉन्फिडेंस था कि फॉलोअप देखते हैं।
नक्स भूमिका देने के लगभग 1 महीने बाद ये पेशेंट मेरे पास आए और मैंने पूछा बताइए कैसे हैं आप। तो उन्होंने मुस्कुरा के जवाब दिया कि मैम मैं नहीं बताऊंगा, आप बताइए, आप ऑब्जर्व कीजिए कि मुझ में क्या चेंजेस है। तो 1 महीने में उनका जो एक्सॉफ्थैल्मोस था ना, जो आई बाहर की और उनकी थी ना, वो पूरी अपनी नॉर्मल प्लेस पे जा चुकी थी। वो बोलते पेशेंट बोल रहा था कि मैम अगर मैं किसी को देखता था ना तो उसको ऐसा फील आता था कि जैसे मैं उसको घूर के देख रहा हूँ। पूरे टाइम मेरी आई में रेडनेस और एक अजीब सी फीलिंग, जो अनईजी फीलिंग वो बता रहे थे ना कि एक हेड में जैसे गुब्बारा भर दिया हो, मुझे नींद नहीं आती थी, मैं पूरे टाइम परेशान रहता था। वो फीलिंग उनकी चले गई, उनको एक हल्कापन फील होने लगा और उनको नींद अच्छे से आनी शुरू हो गई। उनकी आईज़ में जो फ्लोटर्स उनको दिखाई दे रहे थे वो फ्लोटर्स दिखना कम हो गए और ये 1 महीने में उनका जो डबल विज़न था ना वो बहुत इम्प्रूव हो गया। इवन वो जो इस बीच में बहुत बार उनको ब्लीडिंग हुआ, लेकिन उनका जो वो फोकस वाला प्रॉब्लम था ना, अब वो नहीं हो रहा था, जो उनको देखने में काफ़ी टाइम लगता था। सो वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया था। मतलब जब भी ब्लीडिंग होती तभी उनको 10-15 दिन के लिए ये प्रॉब्लम होती थी, बट इस बीच भी उनको थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हुई जो ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब हो गई थी। फिर उसके साथ ही साथ उनको जो एक्जिमा का प्रॉब्लम था उसमें रिलीफ आया। जो वो स्किन की इलास्टिसिटी के बारे में कह रहे थे कि मैम अब वो प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है मुझे, मैंने कितनी बार करके देखा। सो वो इलास्टिसिटी वापस आ गई, वो दांत में जो टाइटनेस चाहिए थी वो टाइटनेस गम्स के अंदर आ गई। और मैंने ये पेशेंट को जो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया ना वो 200 से किया था, बट इनका सिर्फ एक प्रॉब्लम इम्प्रूव नहीं हो रहा था, वो जो उनको ब्लैक होल ब्लैक दिखाई देते थे ना, वो ब्लैक अभी भी नज़र आ रहे थे, उनमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था, जो कि रेटिनल डिटेचमेंट को शो कर रहे थे कि कहीं कहीं कोई ना कोई पार्ट डिटेच हुए हैं उनकी आई के रेटिना के। सो मैंने फिर उनको 1M रिपीट किया और 1M के रिपीट करने के बाद में लगभग 7 महीने बाद ये पेशेंट मेरे पास खुद ड्राइव करके इंदौर से रतलाम आए, जहाँ डॉक्टर ने उनको एक छोटा सा जर्क, एक छोटी सी सर्दी, खांसी, छींक, उसके लिए भी मना किया था। वहाँ ये पेशेंट अब ड्राइव करके, जो पहले 2 घंटे का रास्ता अगर कोई और भी ड्राइव कर रहा है तो वो भी इतना धीरे धीरे आना पड़ता था उनको कि 2 घंटे के रास्ते को वो 6 घंटे में तय करते थे। सो पेशेंट वॉज वेरी हैप्पी कि मैम मेरा वो जो फ्रोस्टेड ग्लास वाला विज़न है वो इम्प्रूव हो गया, मेरे वो ब्लैक होल जो मुझे दिखाई देते थे वो इम्प्रूव हो गए, फोकस का कोई प्रॉब्लम नहीं बचा। मैं उनका डबल विज़न तो 1 ही महीने में जा चुका था। सो दिस वॉज द फॉलो अप। देखो ये केस का प्रेजेंटेशन ना सल्फर से बहुत मिलता है। इवन जो पेशेंट है ना वो मेडिकल टर्म्स को भी इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे थे और उनको इतना सारा पता था, तो मैंने उनको पूछा भी था कि क्या आपको आप मेडिकल बुक्स पढ़ते हो क्या? तो ये सेट कि मैं बुक तो नहीं पढ़ता हूँ, बट मैं गूगल पे बहुत कुछ पढ़ता रहता हूँ। तो ये पूरा प्रेजेंटेशन सल्फ़र का आ रहा था, बट सल्फ़र नक्स हम थोड़ा सा अगर ध्यान रखें ना तो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अपनी जो भी सिमिलिमम मेडिसिन है उसको दे सकते हैं और देखो उससे कितनी अच्छी कोई भी पैथोलॉजी क्योर हो सकती है। तो ये नक्स भूमिका था कि पेशेंट ठीक हो जाएगा। अभी ये केस जो मैंने आज प्रेजेंट किया है उसका रीज़न ये है कि अभी ये जो वुमेन्स डे सेलिब्रेशन सीरीज चल रही है ना, इसमें हमने बहुत सारे केसेस देखे, बहुत सारी मेडिसिन पढ़ी है। लाइक हमने पल्सिटिला पढ़ी, हमने नेट्रोम्यूर पढ़ी, हमने बच्चों की, श्वेता मैम ने जो बच्चों का बिहेवियर प्रॉब्लम लिया वो हमने देखा। बट ये जो रेमेडी है ना ये मेल प्रीडोमिनेंटली मेल रेमेडी है। तो इस केस के थ्रू या इस मेडिसिन के थ्रू मैं थैंक्स कहना चाहूँगी ऑल द वंडरफुल एंड अमेजिंग मेंस को जो हमको सपोर्ट करते हैं, जो हमको अप्रिशिएट करते हैं और जो हमको आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं। तो अब जैसे कि ये एक प्रीडोमिनेंटली मेल रेमेडी है, तो ये कैसे है ये हम थोड़ा सा देखते हैं। डॉक्टर विजयकर सर की टीचिंग से मैं ये थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हम मटेरिया मेडिका में बहुत बार पढ़ते हैं ना कि ये लेफ्ट साइड रेमेडी है, ये राइट साइड रेमेडी है।
है ना। तो लेफ्ट साइडेड रेमेडी क्यों है, कल भी जैसे रेशमा मैम पढ़ा रहे थे तो उन्होंने काली के बारे में हमको पढ़ाया कि काली कार्ड जो है वो राइट साइडेड रेमेडी और बाकी की काली सारी लेफ्ट साइड एफिनिटी रखती है। तो मटेरिया मेडिका में ये सारी रेमेडीज क्यों ऐसी एफिनिटी रखती है, कोई राइट है कोई लेफ्ट है। जब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो मैं दिखाई देती हूँ या नहीं दिखाई देती हूँ? दिखती हैं मैं दिखती हूँ ना, हाँ ठीक है, मुझे नजर नहीं आती हूँ मैं। यस सर। तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि हमारा जो ब्रेन होता है ना वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, राइट और लेफ्ट, और ये कार्पस कैलोजम के थ्रू आपस में जुड़ा हुआ रहता है। तो जो राइट ब्रेन होता है ना वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है और जो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। देखो भगवान शिवा का ये अर्धनारेश्वर वाला जो रूप है ना, सर पिन कीजिएगा इसको पिक्चर को, तो ये जो अर्धनारेश्वर वाला रूप है ना, ये हमारे जितने भी जो भगवान या हिंदू धर्म के जितने भी ये पिक्चर्स होते हैं ये जनरली सिंबॉलिक होते हैं। तो ये जो पिक्चर है ना ये राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को शो करता है। अब क्या होता है कि जो राइट ब्रेन होता है ना उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, लेफ्ट ब्रेन के अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। हर पर्सन का एक ब्रेन डोमिनेट होता है। अभी जैसे मैं बोलूँ ना तो आप एनालिसिस भी कर सकते हो कि आपका कौन सा ब्रेन डोमिनेट है। तो जो राइट ब्रेन होता है मतलब जो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल कर रहा है ना, वो सेंसिटिव होता है, वो क्रिएटिव होता है, वो इमेजिनेटिव होता है, आर्टिस्टिक होता है, जैसे ड्राइंग, पोएम्स, स्पिरिचुअलिस्टिक होता है, फिलोसॉफिकल होता है, हिस्टेरिकल होता है। मतलब ओवरऑल मिला लो ना तो ये जो माइंड है ना वो इमोशनल माइंड है। और जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है ना उसका कैरेक्टर्स होते हैं कि वो बहुत एनालिटिकल होता है, वो पॉजिटिव होता है, वो लॉजिकल होता है, इंडस्ट्रियस होता है, मनी माइंडेड होता है, कैलकुलेटिव होता है, बिजनेस माइंडेड होता है, डोमिनेटिंग होता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है उसमें। ठीक है, तो यूजुअली ये जिनमें लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस होता है ना उनका वो यूजुअली स्ट्रॉन्ग, एंग्री और अचीवर पर्सन होते हैं। तो जो मेडिसिन मनी माइंडेड होती है, जो एनालिटिकल होती है, जो पॉजिटिव होती है, जैसे मैं नक्स हमने आज पढ़ी, तो ये लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस वाली रेमेडी है, यानी कि ये राइट साइड ऑफ द बॉडी पे अफेक्ट करेगी क्योंकि इनके जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना वो जनरली बिजनेस रिलेटेड होते हैं। और जो राइट ब्रेन वाले होते हैं ना वो इमोशनल ज्यादा होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो उनके जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो अभी ये देखना है कि जो राइट ब्रेन वाले पर्सन होते हैं ना वो फेमिनाइन कैरेक्टर वाले होते हैं। तो ये जो पिक्चर है जिसमें आधा भगवान माँ पार्वती का रूप दिखाया हुआ है, ये फेमिनाइन कैरेक्टर यानी कि ये राइट ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है। अभी ये जो ये पिक्चर में पीछे शेर है और इधर गाय है ना, तो ये जो शेर है ना ये ब्रेन का मतलब देखो ये पिक्चर भी है ना मुझे थोड़ा सा गलत लगता है बिकॉज फेस में ये होना चाहिए था कि इस साइड इतना फेस जो होता है ना वो इधर शिवा का होना चाहिए और इधर पार्वती का, ब्रेन का पार्ट ये होना चाहिए। बट शायद इन्होंने रिप्रेजेंट काऊ और इससे किया है, तो ये काऊ वाला पार्ट और इधर मतलब ब्रेन ये है और साइड ये है, इधर ब्रेन ये मतलब जो शेर है ना वो सिंबल है स्ट्रांगनेस का, एंग्री, अचीवर का। तो ये जो मेल पार्ट है ये इस साइड ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इससे हम ये समझ में आ रहा है कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होती है, मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव रेमेडीज होती है, मोस्ट ऑफ द मनी माइंडेड जो रेमेडीज होती है ना, आर्सेनिक, कलकेरिया, नक्सोमिका, इस तरह की लाइकोपोडियम, तो हम पहले भी पढ़ते थे ना कॉलेज में भी कि ये इसकी एफिनिटी राइट साइडेड है। तो राइट साइडेड इसलिए है क्योंकि उनका ब्रेन डोमिनेंट लेफ्ट साइड है। ठीक है, जैसे कि मैं हूँ, मुझे लगता है कि मेरा मैथ्स बहुत वीक है। सो अगर मेरा मैथ्स वीक है तो मतलब मैं राइट ब्रेन डोमिनेंट, मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, सो मेरा राइट ब्रेन डोमिनेंस है। तो जो लोगों का
जो लोगों का जो ब्रेन डोमिनेंट है उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने अपोजिट ब्रेन को अच्छे से डेवलप करे। लाइक अगर मेरा सेंसिटिव ब्रेन है, मैं इमोशनल ज्यादा हूँ, सो मुझे ऐसी प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिसमें मैथ्स का इन्वॉल्वमेंट हो। मुझे मैथ्स अपना स्ट्रांग करना चाहिए ताकि दोनों ब्रेन मेरे बैलेंस में रहे और मैं हेल्दी स्टेट में रहूं। जिन लोगों का लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है, जो बिजनेसमैन है, जो अचीवर है, जो मनी माइंडेड है, एंग्री है, उन लोगों को ऐसी प्रैक्टिस करना चाहिए लाइक ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, म्यूजिक, इमेजिनेशन वाला इस तरह का पार्ट उनको ज्यादा वो करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि वो अच्छे से अपने दोनों ब्रेन को बैलेंस कर पाए। ठीक है, यहाँ क्लियर हो गई सारी चीजें क्या? हेलो, अब हम सर टाइम परमिट करे तो 10-15 मिनट और आगे 15 मिनट और कोई चिंता नहीं, टाइम की कोई चिंता नहीं, अच्छे से पढ़ा। ठीक है, तो ये ब्रेन डोमिनेंस मैंने ये रेमेडी सिर्फ इसीलिए ली कि अभी तक की सीरीज में हमने सारी फीमेल्स रेमेडी पढ़ी है, बट ये प्रीडोमिनेंटली मेल रेमेडी है। सो अभी देखो, जर्नी तो हम नहीं लेने वाले, बट फिर भी मैं जर्नी के लिए कुछ कहना चाहूंगी कि जो नक्स होती है ना, हम सब जानते हैं कि हाईली एम्बिशियस है, एम्बिशियस फॉर फेम, मनी, कंपटीशन, पावर, लव फॉर, इंडस्ट्रियस है, फेस्टिडियस है उसके वर्क को लेकर, फेस्टिडियस है उसके अपीयरेंस को लेकर, कपड़े बहुत अच्छा पहनता है नक्स भूमिका, एंग्री है, अचीवर है, परफेक्शनिस्ट है। परफेक्शन इसलिए है क्योंकि उसको लगता है कि लोग मुझ पर उंगली उठाएंगे, मुझे उनको कुछ कहना पड़ेगा अगर उन्होंने मेरे काम में उंगली। बट ये जो पर्सन होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं, ये है ना अपने दम पे, क्योंकि इंडस्ट्रियस होते हैं तो ये अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, ये कभी भी कोई गलत काम करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि ये सेंसिटिव टू मोरल इंप्रेशंस में है। अभी एक रूब्रिक, जब जर्नी हम पढ़ते हैं ना, तो कई बार हमारे दिमाग में चीजें फिक्स हो जाती है कि पर्सन ऐसा ही होता है। सो हम जब इसकी जर्नी पढ़ते हैं ना, तो जनरली एक रूब्रिक हम देखते हैं कि ये पर्सन जो है ना, वो हार्ट के बगैर भी जी सकता है, डिल्यूजन, ही लिव्स विदाउट हार्ट। तो क्योंकि इसमें कोई फैमिली के रूब्रिक नहीं है, कोई बच्चों के रूब्रिक नहीं है, मतलब जैसे हम आर्सेनिक से इसका कंपैरिजन करते हैं कि आर्सेनिक जो होता है वो फैमिली में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है, फैमिली की चिंता होती है उसको। बट ये जो नक्स है ना, वो डिल्यूजन विदाउट लिव विदाउट हार्ट वाला पर्सन है, इसको कोई लेना देना नहीं होता है घर वालों से ज्यादा। मतलब ये घर वालों के लिए एटीएम होता है कि आप पैसे चाहे जितने ले लो, बट मेरे पास टाइम नहीं है, और उनकी कोई चिंता नहीं है। बट ये जो मेडिसिन है ना, ये दो रूब्रिक में है, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन और एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ अ चाइल्ड। तो इसको मेटाफोरिकली लोग ऐसा बोलते हैं कि हमको ऐसे लेना चाहिए कि ये जो नक्स है ना, ये अपना बिजनेस भी एक बच्चे के जैसा ग्रो करता है कि मतलब अगर वो फेल हो जाए तो ये पर्सन को प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। बट क्या होता है कि रेपर्टरी में हमको दो तरह के रूब्रिक मिलते हैं, एक डायरेक्ट रूब्रिक मिलता है, एक मेटाफोरिक रूब्रिक मिलता है। पेशेंट कभी भी आपको मेटाफोरिक लैंग्वेज में आके कुछ नहीं कहेगा कि डॉक्टर साहब मेरा बिजनेस जो था ना, वो बच्चे जैसा था, वो मर गया है, अब मैं इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम अपीयर नहीं हो गई, ऐसा होगा ही नहीं। इसके लिए एक रूब्रिक अलग से रखा हुआ है रेपर्टरी के अंदर, एलिमेंट्स फ्रॉम बिजनेस फेलियर, उसमें है नक्स। तो हम प्रिजुडाइज्ड हो जाते हैं कि भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर बच्चे को कुछ हो गया है तो यहाँ नक्स को प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि नक्स इस तरह के रूब्रिक में नहीं है। बट मैं आपके साथ एक छोटा सा केस शेयर करना चाहती हूँ। एक पेशेंट थी जिसके 2 बच्चे थे और 1 साल के डिफरेंस पे अलग अलग एक्सीडेंट में दोनों बच्चों की डेथ हो गई, और डेथ के बाद में ये पेशेंट थोड़ी डिप्रेशन में आ गई और माइग्रेन का बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो गया। तो माइग्रेन के प्रॉब्लम के बाद में ये पेशेंट जब मुझे दिखाने आया तो उन्होंने यही बताया कि मुझे अंधेरे में प्रॉब्लम होती, अंधेरा चाहिए होता है, लाइट से प्रॉब्लम होती है, आवाज से मुझे प्रॉब्लम होती है, और डॉक्टर मुझे मतलब वो काम में बहुत फास्टिडियस थी, बट वो ऐसा बार बार बोल रही थी कि डॉक्टर मेरे दोनों बच्चे चल गए, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी मर जाना चाहिए, अब मुझे भी मर जाना चाहिए। मैंने
एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ अ चाइल्ड, सेंसिटिव टू लाइट, सेंसिटिव टू नॉइज, चुप रहना चाहती थी, डिस्टर्ब अवर्जन था, क्वाइट वांट्स टू बी, और डिल्यूजन शी मस्ट डाई करके उसको नक्सवोमिका दिया। अभी देखो, अगर मैं यहाँ सोच लेती कि उसका बच्चा तो उसका बिजनेस है, इसको मैं मेटाफोरिक ही समझ रही होती कि नक्सवोमिका को कोई मतलब नहीं है कि उसके बच्चे की डेथ हुई, उससे उसको कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि नक्सवोमिका इतना इमोशनल नहीं होता है। सो प्लीज जब जर्नी पढ़े ना, तो इस तरह के रूब्रिक्स को दिमाग में कभी भी फिक्स नहीं करना है। अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह के रूब्रिक मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये पेशेंट की जब आप पैथोलॉजी देखोगे ना, तो पैथोलॉजी के अंदर आपको नजर आएगा कि ये पेशेंट की आईज बड़ी बड़ी बाहर की ओर आ गई। उसने मुझे बोला ऐसे स्किन को, डॉक्टर मैं ऐसे स्किन को ऐसे उठाता हूँ ना, तो इतनी धीरे 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 वो नीचे जाती है। सो एक्चुअली जिसने मैंने मायज्म की स्टडी बहुत अच्छे से की है, तो हमको मायज्म को हम पैथोलॉजी से बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं कि आपकी जो जनरल पैथोलॉजी, आप जब स्टडी करते हो जनरल पैथोलॉजी और सिस्टेमिक पैथोलॉजी, सो कैसे जनरल पैथोलॉजी आपको बॉडी में नजर आती है और कैसे आप देख पाते हो कि आपकी वो मायज्मेटिकली कैसे ठीक हो रही है। सो ओवरऑल देखो, जहां से ब्लड हमारे मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा आपको बताऊं उसके बारे में, तो इसके शरीर में हर जगह पे, हमारे शरीर में 3 तरह के प्रोटीन्स ज्यादा होते हैं, फिब्रिन, इलास्टिन और कैरेटिन। सो अगर बॉडी के अंदर, जैसे इलास्टिक कैसा होता है ना, इलास्टिक को आप खींचो फिर जगह पे आ जाता है, खींचो फिर जगह पे आ जाता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा खींच डाला तो फिर वो अपनी प्लेस पे नहीं आता है। ठीक है, तो जब हमारी बॉडी में भी हर जगह इलास्टिसिटी है, बट जब ये इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है ना, तो ऑर्गन्स जो है वो डायलेट हो जाते हैं। जैसे उसकी आई डायलेट हो गई ना, बड़ी हो गई, ऑर्गन्स डायलेट हो जाते हैं। यहाँ स्किन की इलास्टिसिटी खत्म हो गई तो ये लूज हो गई, अभी इसको ऐसा खड़ा करो तो खड़ा ही है। जब ब्लड वेसल्स है उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी थी। मेमोरी, उसके हाँ दांत सारे के सारे हिलने लगे थे, और जब ट्रीटमेंट दिया ना, तो उसके बाद उसके दांतों में पकड़ आ गई थी, मजबूती आ गई थी। इट मीन्स गम्स में भी इलास्टिसिटी खत्म हो गई थी। इलास्टिसिटी जैसे जैसे कम होगी ना, उस तरह से ऑर्गन में पैथोलॉजी आएगी। सो एक्चुअली ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बट जस्ट थोड़ा सा इंट्रो की कैसे ये पैथोलॉजी ठीक हो रही थी ये मुझे समझ में आ रहा था। यानी उसके जो इलास्टिक टिश्यूज थे वो वापस से बनना शुरू हो गए थे बॉडी में, तो उसके दांतों में पकड़ आ गई, उसके बाल खिरना बंद हो गए। इलास्टिसिटी है तो ही तो, नहीं तो कोई भी चीज फट से निकल जाएगी ना। मेमोरी लॉस हो जाता है, तो मेमोरी, उस पेशेंट ने मुझे, हाँ मैंने फॉलो अप नहीं बताया ना, उस पेशेंट ने मुझे ये सारी चीजें आके कही, और उसने मुझे ये भी कहा 1 महीने बाद आके कि मैडम मैं 4 साल से मुझे ऐसा लगता था मैं कभी सोया नहीं, मुझे कभी नींद नहीं आ रही है, बट मैं इतना पीसफुली सो रहा हूँ। अभी मुझे गुस्सा ही नहीं आता है किसी भी चीज पे, मैं मजे में बैठा रहता हूँ, मुझे बैठे बैठे ही अच्छा लग रहा है। मैम इतना पीस मैंने कभी फील ही नहीं किया, मतलब मेरे पास एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स नहीं है कि मैं उसको कैसे एक्सप्रेस करूँ। सो ये फॉलो अप था उस पेशेंट का, मैं बता नहीं पाई, और धीरे धीरे वो 5 महीने में 6 महीने में उसकी आई रिकवर हो गई। फिर मैंने उनका ट्रीटमेंट बंद कर दिया, और 5-6 महीने थोड़ा सा मैं भी प्रैक्टिस से बाहर रही। अभी 4-5 महीने से फिर जुड़ी हूँ। सो ये पेशेंट फिर बीच बीच में आते हैं, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है और मैं ऐसे रिपीट कर देती हूँ इनको। तो जैसे हमने केस देखा ना, डिल्यूजन, शी मस्ट डाई, यहाँ पे आपको एलिमेंट्स दिखा, डेथ ऑफ द चाइल्ड, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ द चाइल्ड। ऐसा कि ऐसा एक केस मैंने डॉक्टर अशोक मोहंती सर का भी सुना था, जिसमें वो पेशेंट को उसका हस्बैंड कह देता है कि तुम बहुत लापरवाह, उस काम को लेके कुछ लापरवाह कह देता है, जबकि वो लेडी अपने वर्क को लेके बहुत फेस्टिडियस थी। तो नक्सवोमिका को अगर उसके काम के लिए कोई कुछ कह देना कि काम में मिस्टेक निकाल दे, तो उसके लिए वो मरने जैसी हालत हो जाती है। तो उसके काम में कुछ मिस्टेक निकाल दी, तो वो पेशेंट यही कह रही थी कि डॉक्टर मुझे लगता है मुझे मर जाना चाहिए, मुझे लगता है मुझे मर जाना चाहिए। अभी दोनों जगह 2 केस मैंने शेयर किए, दोनों जगह रूब्रिक एक ही लगा, डिल्यूजन, शी मस्ट डाई, बट देखो एलिमेंट दोनों जगह का अलग आ गया ना। सो प्लीज अगर आप जर्नी पढ़ते हैं और मेटाफोरिकल रूब्रिक लेते हैं, तो मेटाफोरिकल जो रूब्रिक्स होते हैं ना, उससे हमको बचना चाहिए। हमको डायरेक्ट जो पेशेंट आके बोल रहा है ना, उसी को लो ना। अभी डेथ हुई है बच्चे की, तो डेथ ही लो ना, वही लेना। इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी, ये जो
डाई की स्थिति आती है, डेथ डिजायर जो करती है पेशेंट, वो ऑनर वुंडेड के कारण, क्योंकि उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, जो उसके हस्बैंड ने उसे उसके कार्य को लेकर, उसके काम को लेकर बोला, उसकी गलती निकाली, तो उसकी प्रतिष्ठा पे तकलीफ आती है उसकी। तो ऑनर वुंडेड होने के कारण वो डेथ को, हाँ, उसको ऐसा लगता है कि मुझे मर जाना चाहिए, क्योंकि ऑनर बहुत जरूरी है नक्स भूमिका के लिए ना, ऑनर बहुत जरूरी है। सो मैं ये नहीं कह रही कि मैंने 2 केस बताए, बट दोनों में रीजन, यहाँ पे ऑनर का कोई लेना देना नहीं था, बट मैं इमोशनल पार्ट बताना चाह रही हूँ नक्स भूमिका का, कि यहाँ पर भी ये पेशेंट इमोशनली बच्चों से जुड़ी हुई थी, जिसको हम कहते हैं ना कि नक्स भूमिका के लिए बच्चों का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई एलिमेंट नहीं आता है। अभी कुछ दिन पहले ना डॉक्टर राजेश पलांदे सर ने HSH पर एक केस शेयर किया था, जिसमें वो लेडी लॉयर थी और उसके फादर की डेथ हो गई थी, और ये कुछ सीनियर्स ने कुछ इसको सेक्सुअली अब्यूज किया, और फिर भी ये चाहती थी कि मेरा एक अलग से नाम हो इसके अंदर। सो वहां भी एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वन आया। मतलब जरूरी नहीं कि ऑनर वाला पार्ट दिखे ही सही ना, और यहाँ ये इमोशनल पार्ट भी नक्स के साथ में मिल सकता है हमको, मेरा ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो अभी टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, बट मैं एक बात लास्ट में कहना चाहूंगी कि ये वुमेन्स डे सीरीज का लास्ट सेशन था, और इस लास्ट सेशन में ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द वुमेन्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस ग्रुप में, हम अशोक अवधिया सर को थैंक्स कहना चाहेंगे। हम सर को ग्रुप पे भी बहुत थैंक्स कह रहे हैं, बट सर बिकॉज इतने हम्बल है कि वो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है, बट सर हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको थैंक्स कहने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अभी मैं नई जुड़ी हूँ HSS से, लेकिन सर ने इतना ट्रस्ट किया, इतना स्नेह दिया, इतना मतलब फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर दिया, और इतना कुछ सीखने को मिल रहा है। तो सर के लिए सिर्फ इतना सा कहना चाहूंगी कि किसी को अपनी खूबियों का एहसास नहीं होता, किसी को अपनी खूबियों का एहसास नहीं होता, आप जैसे पर्सन का मिलना इत्तेफाक नहीं होता, अच्छा ही कुछ किया होगा हमने, वरना आप है साथ हमारे, ये विश्वास नहीं होता। सो थैंक यू वेरी मच सर, और उन सभी पार्टिसिपेंट्स को जो हमारे साथ जुड़े, हमको इतना पेशेंसली सुना। ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन्स वेबिनार सीरीज के जितने भी लोग हैं, उन सब की तरफ से मैं सबको थैंक्स कहना चाहूंगी, और डेफिनेटली अगर हम लोग साथ रहेंगे तो होम्योपैथी को बहुत ऊंचाई पर लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।